नमस्कार, आप देख रहे हैं जनवादी लेखक संघ कानपुर इकाई का एक बेहद खास कार्यक्रम। और आज हमारे साथ हैं कानपुर शहर के एक ऐसे पत्रकार, एक ऐसे कवि, एक ऐसे लेखक जिनकी लेखनी से ज़्यादा जिनकी प्रेम कहानी शहर में चर्चा का विषय रही। राजेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जनवादी लेखक संघ के डिजिटल विंग के कार्यक्रम में। और जैसा कि मैंने कहा कि एक ऐसा लेखक जिसकी लेखनी, जिसकी पत्रकारिता से ज़्यादा जिसकी प्रेम कहानी शहर में चर्चा का विषय रही। और हाल ही में आपकी किताब, जो कि स्क्रीन पर भी है, चिट्ठियाँ नाम से आई है। आपने जिस चेहरे से मोहब्बत की उसी को ये किताब समर्पित भी की है। हम चाहेंगे आपको जो पहला पृष्ठ है जहाँ पे आपका नाम आ रहा है, उसके पीछे से एक छवि दिखाई दे रही है, जो कि बेहद ही जो है दर्शकों के लिए भी और पाठकों के लिए भी रुचिकर है। तो जिस चेहरे को आपने चाहा वो किताब भी समर्पित उस पर की है। तो मैं चाहूँगा वो पृष्ठ आप जरा खोल के दिखाएं। और दूसरा जो मेरा पहला सवाल भी है इसी श्रृंखला में, इस किताब की रचनाओं को लेकर के, वो सवाल, वो प्रश्न भी हम आपकी उसी रचना से शुरू करना चाहेंगे कि प्रश्न नाम से जो आपकी पहली रचना है। कोई भी साक्षात्कार का बुनियाद होता है कि एक वाजिब प्रश्न हो, और पहली या शुरुआती रचनाओं में एक रचना आपकी एक प्रश्न नाम से है। तो हम चाहेंगे कि आप वहाँ से शुरुआत करें, फिर उसके बाद प्रश्नों का सिलसिला हम शुरू रखेंगे। पेज नंबर 8 पर जो है दर्ज है। तो मैं ये रचना पढ़ दूं पहले। जी जी बिल्कुल। एक प्रश्न इसका शीर्षक है। कवि, यदि समूचा विश्व दो भागों में बट जाए, एक भाग लुटेरों का और एक भाग भिखारियों का, तो तुम कहाँ रहोगे? जी, क्या क्या किस भाव से ये कविता लिखी गई? ये जब कविता लिखी गई तो भारत में उदारीकरण की शुरुआत थी। हाँ। और जो लग रहा था कि पूरा भारत जो है वो दो तरह के लोगों में बट रहा है। एक तो बहुत ज़्यादा असहाय गरीबी है, जी। और दूसरी तरफ उनको उनका शोषण करके बहुत ज़्यादा धन कुछ हाथों में केंद्रित हो रहा है। तो उस काल में अपने से प्रश्न करता हूँ कि तुम मतलब कि इतनी विसंगतियों में जी लोगे, या वहाँ तुम्हारे लिए कौन सी जगह इस दुनिया में बच रही है? एक तरफ तो लुटेरे हैं, दूसरी तरफ भयानक गरीबी, यंत्रणा और दुख है। ये बेसिक भाव है इस कविता का। अच्छा, अपने जीवन में राजेश अरोड़ा जी ने कौन सी दुनिया चुनी जो आप समझते हैं, एक अवलोकन करते हैं अपने जीवन का? अगर स्टार्ट एक तो अक्षर मेरा जी। प्रतिबद्धता से हुआ था, लेकिन फिर मुझे मध्य मार्ग में ज़्यादा रुचिकर और मिक्स्ड इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो मिक्स्ड इकोनॉमिक्स को मैंने श्रेष्ठ समझा। मिक्स्ड इकोनॉमिक्स को ज़्यादा तवज्जो दिया। अच्छा राजेश जी, जीवन की जो इकोनॉमिक्स है उसमें जो है तमाम सवाल भी होते हैं, और आप भी करते हैं, जिज्ञासा भी होती है पत्रकारों में, जो कि बेसिक है। लेकिन जब हम इस किताब को देखते हैं तो आपका जो दो शब्द है, जो भाव है, और किताब का जो बैक कवर है, वो किताब जज्बाती तौर पर कई बार ये कहती है कि जो है कविता एक चिट्ठी है, और कोई भी चिट्ठी जो है वो भी एक तरह की कविता है। तो ये जो भाव है वो लेखक का भी है, और कविता जब कोई लिख रहा है तो वो भी एक बात डिलीवर करना चाह रहा है अपने श्रोताओं तक। तो ये बात तो सबसे ज़्यादा ये किताब जिक्र कर रही है कि हर चिट्ठी एक कविता है, और कविता भी अपने आप में अपने श्रोताओं के लिए एक चिट्ठी है। और इसी को लेकर के चिट्ठी कविता जो है आपकी पेज नंबर 15 पे जो दर्ज हमें मिलती है, ये कई बार इसमें बात कर रही है कि शब्दों को किस तरीके से गढ़ना है, और उनकी कुछ कलाकृतियाँ और कुछ निरर्थक ध्वनियाँ, जिन शब्दों की, जिन ऊर्जा की, और इस रचना में जो बात हो रही है इसके विषय में आप इसको पढ़ें। और इसके पहले पढ़ने से पहले ये भी बताएं इसकी भूमिका क्या रही जो किताब से मिलती जुलती है। ये उस समय की कविता है जब मैं बहुत प्योर था। मेरा मानना है जब आप लिखना शुरू करते हैं तो बहुत प्योर होते हैं, बहुत सच्चे होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, विभिन्न जिंदगी के पड़ावों में आपको समझौते करने पड़ते हैं।
करने पड़ते हैं या अनजाने हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता कि आप कहाँ कहाँ समझौते कर रहे हैं। लेकिन जब ये कविता लिखी थी तो एक आग थी मेरे अंदर और पूरी मानवता से जुड़ने की और उसके दर्द को समझने की चाहना थी कि तो इसकी पहली लाइन वही है, एक चिट्ठी लिख रहा हूँ तुम्हारे नाम, तुम जो मेरी प्रजाति के हो इसीलिए संबंधित हो मुझसे। संबंधों से उपजे हैं आवेग और आवेग दे रहे हैं जन्म। कुछ शब्दों को चाहो तो गढ़ लेना इनसे कुछ कलाकृतियाँ या फिर छोड़ देना इन्हें समझ कुछ निरर्थक ध्वनियाँ। अजीब होती हैं वो चिट्ठियाँ जो लिखते हैं प्रेमी, जो पढ़ते हैं प्रेमी। ब्रह्मांड में तो गुम्फित है केवल शून्य, चिन्हित नहीं होती कभी सदियाँ, फिर भी हम दागते ही रहते हैं। धुआं होते शरीरों पर लाल तप्त सलाखें जो झुलसाती हैं हमारे अस्तित्व को, और धुआं होते शरीर करते हैं अभिनय दर्द सहने का। गूंजती हैं उनकी झूठी कलहाएं शून्य में, कलाकृतियों और निरर्थक ध्वनियों के बीच दौड़ती ही रहती हैं चिट्ठियाँ। कलाकृतियों और निरर्थक ध्वनियों के बीच दौड़ती ही रहती हैं चिट्ठियाँ जो लिखते हैं प्रेमी, पढ़ते हैं सब। अलग अलग हाथों में रंग बदल लेती हैं ये चिट्ठियाँ, जिन हाथों में आकर हो जाती हैं ये काली, वही हाथ तो लिखते हैं कुछ और चिट्ठियाँ। जिन हाथों में आकर हो जाती है ये सफ़ेद, वही हाथ सहेजते हैं चिट्ठियाँ। इस कविता में एक तो समग्र मानवता से जुड़ने की कोशिश है, दूसरा उसके दर्द के साथ एकाकार होने की कोशिश है, और उनसे जो दर्द से उत्पन्न कला पैदा होती है उसका बिंब है कुछ शब्द, और आवेग दे रहे हैं जन्म कुछ शब्दों को चाहो तो गढ़ लेना इनसे कुछ कलाकृतियाँ या फिर छोड़ देना समझ कुछ निरर्थक ध्वनियाँ। जी। तो जो मानवता से आप जुड़ते हैं उसके दुखों से आप भले कविता लिखें, पेंटिंग करें, वो करें, शिल्प बनाएं, तो वो एक कला, या फिर आप उनसे विमुख होके चल दें। दो ही रास्ते हैं आपके सामने हैं। वो कुछ अजीब लोग होते हैं जब प्रेमी से मतलब मेरा यहाँ पे स्त्री और पुरुष का प्रेम नहीं है, प्रेम जो संपूर्ण मानवता से है पूरी संपूर्ण है। जो अजीब होती हैं वो चिट्ठियाँ जो लिखते हैं प्रेमी, जो पूरी मानवता से प्रेम करते हैं, उनके दुख से दुखी होते हैं, वो अजीब व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर कुछ विलक्षणता होती है, जो इस बात को महसूस करते हैं। तो वो प्रेम प्रकृति से है, प्रेम समाज से है और मानवता से है। जी जी, हाँ, क्योंकि तो ये प्रकृति से नहीं है, पूरा समाज है। हाँ, क्योंकि जो भी मेरी प्रजाति के होमोसेपियन जितने भी हैं वो सब मेरे भाई बहन हैं। जी हैं। इसकी जो प्रमुख पंक्ति थी, इनसे कुछ चाहो तो गढ़ लेना इनसे कुछ कलाकृतियाँ, या फिर छोड़ देना समझ कुछ निरर्थक ध्वनियाँ। जीवन में जब आप तमाम चीज़ संजो रहे हैं, तमाम बना रहे हैं, एक नए रिश्ते बना रहे हैं, एक नया देश अपने आप में बना रहे हैं, तो कई बार कुछ निरर्थक ध्वनियों को छोड़ देना भी ज़रूरी हो जाता है। इसमें मेरा जो भाव था, ये जो आप कह रहे हैं, क्योंकि कविता के भाव सबके पास अलग अलग तरह से पहुँचते हैं, बिल्कुल, लेकिन लिखते वक्त मेरा भाव था कि ये जो मानवता का दर्द है जब तुम महसूस करते हो, तो इसके दो रास्ते हो सकते हैं। या तो तुम इसको एक कलाकृति में बदल सकते हो, या फिर इससे निराकुल हो सकते हो। जी। तो तुम किस रास्ते पे बढ़ोगे? तो मैं अगली लाइन में कहता हूँ, अजीब होते हैं वो चिट्ठियाँ जो लिखते हैं प्रेमी, पढ़ते हैं सब। तो वो जब कलाकृतियों में बदलता है तो वो सार्वभौमिक हो जाता है। वो चिट्ठी जो मानवता से प्रेम करता है, वो जब आदमी लिखता है तो उस चिट्ठी को पूरा संसार स्वीकार करता है। हर दुखी, हर दर्द में जीता हुआ व्यक्ति उसको अपना दर्द समझता है। ये यहाँ पे भाव है। लेकिन जो पत्रकार और जो लेखक राजेश अरोड़ा है, वो तो इस दर्द को लिख रहा है, बयां कर रहा है, लेकिन आपने एक बात ये भी कही कि जब आप प्योर थे,
उस दौरान की ये कविता है। और जब आप लिखना शुरू कर रहे थे, या आपने एक बात इसमें और जोड़ी कि जब आप समाज के लिए बहुत कुछ करने की एक आग आपके मन मस्तिष्क में थी, उस समय की ये रचना है। तो जो लोग आर्ट फील्ड के हैं, या जो भी कुछ जिनमें मतलब एक जुनून है, जो एक आग की बात है, अभिप्राय है, उससे बहुत कुछ करने का सोचते हैं, वो चाहे वकील हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे लेखक हो, लेकिन इसी आग और जो है इस भाव को लेकर के जब इस आपकी किताब को हम पलट रहे थे, तो हमें दो रचनाएं ऐसी मिली जो जिनके किरदार एक दूसरे से बड़े मिलते जुलते थे। वो रचना थी न्याय और जुग्गन से मुलाकात। तो जुग्गन किरदार क्या केवल कल्पना का मात्र नहीं था, केवल कल्पना नहीं थी, कोई किस्सा था इसके पीछे क्या? क्योंकि हाँ, इसमें मैंने देखा जुग्गन की हत्या के आरोप के बाद जो इसमें बाइज्जत बरी होता दिखाया है आपने। और इसमें एक पंक्ति ये भी थी कि भीड़ तो अंधों की होती है, कानून को चाहिए चश्मदीद गवाह। और इसके बाद जस्ट जो दूसरी रचना आती है उसमें भी उसी जुग्गन का जिक्र होता है। तो जुग्गन के विषय में बताएं। हाँ, और ये जिस काल की रचना है, ये भी मेरी जवानी की रचना है जी, और न्याय शीर्षक से है। हाँ, न्याय न्याय शीर्षक से जो रचना है जी, ये तभी की है। और ये बिल्कुल सच्ची घटना से उत्पन्न रचना है। जी सच्ची घटना थी बताएं। कि उसमें एक मर्डर हुआ था। मर्डर बिल्कुल चौराहे पे, भीड़ भरे चौराहे पे हुआ था, भरी दोपहर में हुआ था। बहुत से लोग दर्शक थे उसके। और उस पे जब उस पे मुकदमा चला तो न्याय अखबार में जो न्यूज़ छपी उसमें ये पंक्तियाँ थी कि मृत्यु के पूर्व चिकित्सक के समक्ष दिया गया जुग्गन का विश्वास और सबूत पक्ष की कहानी अविश्वसनीय है। यह अखबार में छपी हुई लाइन है, मैंने इसमें एक भी शब्द इधर से उधर नहीं बदला है। तो क्योंकि उसको, उस अपराधियों को सबको बाइज्जत बरी किया गया था। तो मैं कह रहा, क्योंकि किसी ने गवाही नहीं दी होगी है। और लेकिन मरने के पहले जो जिसकी हत्या हुई थी उसने चिकित्सक के समक्ष बयान दिया था। ये एक्चुअल घटना है। तो वहाँ से कविता किस पेज पे है, तो मैं और दूसरी कविता को ये आपकी पेज नंबर 79 पर जो है मौजूद है, न्याय शीर्षक के नाम से। थोड़ा पीछे हो जाइए। हाँ, तो इसमें जो एक आम आदमी का चरित्र है, एक तो आम आदमी वो है जो मरा है, एक दूसरा आम आदमी है जो इसका विरोध नहीं कर पाता, क्योंकि हत्या का, हाँ, जो हत्या हो रही है वो गांव के मुखिया द्वारा की गई है, एक बहुत दबंग व्यक्ति द्वारा की गई है। और जब वो छूटता है तो उसको बधाई देने उसके घर जाता है। इसमें इस कविता में ये बात है कि दो व्यक्ति, जो आम आदमी है उसके जो दो चरित्र, एक तरफ तो उसको मारा जा रहा है, दूसरी तरफ उसके अंदर ये ताकत भी नहीं है कि वो उसका विरोध कर सके। जी सुना है इसको। मेरे दोस्त, उस क्षण जब मैं मरता हूँ अपनी ही आंखों से देखता हूँ अपने को एक टक। मेरे दोस्त, उस क्षण जब मैं मरता हूँ अपनी ही आंखों से देखता हूँ अपने को एक टक, जब मेरे गांव का चौधरी जुग्गन की हत्या के आरोप से बाइज्जत बरी होता है और मैं बधाई देने उसके घर जाता हूँ। एक बार फिर विद्वान ने अपने को सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब कि वो निर्णय पड़ता है कि भाई मैंने ये न्यायाधीश ने जब उसको बरी कर दिया तो मैं उसको क्यों नहीं कॉन्ग्रेचुलेट करूँ। लेकिन अंदर से आपको मालूम है कि ये जो है ये कल्प्रिट है, यही हत्यारा है। लेकिन अपने को ही आप वो करते हैं, तर्क देते हैं। एक बार फिर विद्वान न्यायाधीश के इस निर्णय को मन ही मन दोहराता हूँ। मृत्यु के पूर्व चिकित्सक के समक्ष दिया गया जुग्गन का बयान और सबूत पक्ष की कहानी अविश्वसनीय है। मेरी आंखों के सामने घूमता है चौधरी का मूंछों वाला रोबीला चेहरा। दिखती है बंदूक की धुआं उगलती काली लंबी नाल और 100 लोगों की भीड़ में तड़पता पड़ा जुग्गन। लेकिन भीड़ तो अंधों की होती है, कानून को चाहिए चश्मदीद गवाह। कानून को चाहिए चश्मदीद गवाह।
और कानून, सियासत और जो कानून के जिस पर कानून सबसे ज़्यादा शिकंजा कसने की कोशिश करता है, अपराध की जो दुनिया है, उस पर भी आपने कलम चलाते हुए लिखा है कि बंदूकों ने कभी प्रेम के गीत नहीं गाए। हाँ, ये बंदूक या गीत नाम से कविता है, क्योंकि सिलसिला उसी अपराध की दुनिया से होते हुए गुजर रहा है हमारी बातचीत का। इस कविता के पीछे मेरे मन में जो भाव था जी। वो कश्मीर था। कश्मीर, बंदूक या गीत। हाँ, जी। तो कश्मीर था, और कश्मीर में जो विसंगतियाँ घटित हुई वहाँ पे, उसके पीछे मैं ये कह रहा हूँ इस कविता में, रिवेंज हल नहीं है किसी चीज़ का। जी। है, क्योंकि अगर एक ने बंदूक चलाई, आप पलट के गोली चलाएंगे। तो गांधी जी की एक लाइन है कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो एक दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी, आँख के बदले आँख से पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। तो इसमें आपने जो है जो अंत में लिखा है, हाँ। बारूद से बंजर हुई उस भूमि को जिन पर कभी होती थी फूलों की खेती, कि क्योंकि जीवन कभी रुकता नहीं और बंदूकों ने कभी प्यार के गीत नहीं गाए। राजेश जी, जो प्यार है, जो प्रेम है, वो आपने भी कहा कि समाज से है, प्रकृति से है, और एक जो है जो भी इंसान है सबसे है। प्रेम के अलग अलग रूप हैं, लेकिन इसी चिट्ठियाँ नामक किताब में जब हम पेज नंबर 111 का जिक्र करते हैं तो उसमें एक कविता है, मैं कैसी दिखती हूँ। तो इस कविता को जब मैं पढ़ रहा था तो एक बुनियादी जिज्ञासा भी हुई कि हर आकर्षण जो है प्रेम नहीं होता है, और लेकिन प्रेम भी जो है आकर्षक तो होता ही है। तो इस पर जो है हम चाहेंगे, मैं कैसी दिखती हूँ, ये कविता भी आप सुनाएं और थोड़ा सा इसका पीछे लिखने का जो उस समय का मनोभाव रहा हो वो भी बताएं। मैं कैसे दिखती हूँ। कवि और कविता कवि और कविता की ज़िंदगी जब एक सूत्र में हो जाती है, एक लय में हो जाती है। क्योंकि एक बार गिरिराज जी ने एक गोष्ठी में, गिरिराज किशोर जी ने, मैंने एक कविता पढ़ी थी और वहाँ पे बहुत से कवि थे, कानपुर के लगभग सब कवि थे। तो तब मैं बहुत यंग था, मैस्कल घाट पे ये गोष्ठी हुई थी। आप अभी भी यंग हैं? तो जी। अब नहीं है, इतने यंग नहीं। तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये कविता कोई दूसरा जना क्यों नहीं लिख पाए, ये वही लिख सकता है जो 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 जिसकी आत्मा और कविता एक रूप हो चुकी हो। तो इस कविता के साथ भी, हालांकि उन्होंने किसी दूसरी कविता के लिए कहा था ये बात मेरी जी। लेकिन मैं इस कविता के लिए भी कहता हूँ, ये मेरी बहुत प्रिय कविताओं में से है कि आप समग्रता से प्रेम कैसे, पहले प्रेम कहीं एक बिंदु से होता है, वो धीरे धीरे विस्तार लेता है। आप वो प्रेम माँ से हो सकता है, वो प्रेम बच्चे से हो सकता है, वो प्रेम अपने पालतू पेट से हो सकता है, और फिर उसका दर्द जो होता है वो आपको परिचित कराता है दर्द कितनी खतरनाक चीज़ है। फिर कहीं पे भी होने वाला दर्द आपको अपना लगने लगता है। और अगर आप कवि हैं या लेखक हैं या कलाकार हैं, लेकिन कहीं शुरुआत में वो एक बिंदु सही होगा, जहाँ से वो बिंदु शुरू हुआ था, ये कविता वहाँ पे आके बात करती है। प्रश्न है, कविता का शीर्षक है मैं कैसी दिखती हूँ। मैं कैसे दिखती हूँ, नेचुरल है, एक लड़की एक लड़के से पूछ रही होगी, लेकिन ये लड़की केवल एक लड़की नहीं है और लड़का केवल एक लड़का नहीं है, वो एक बिंदु है और वो एक समग्रता की तरफ लेके जाने की प्रक्रिया है उसकी। अक्सर पूछा करती थी तुम कैसी लगती हूँ मैं तुम्हें, अक्सर पूछा करती थी तुम कैसी लगती हूँ मैं तुम्हें, मैंने तुम्हें देखा, कहा अच्छी दिखती हो तुम, लेकिन तब मैं तुम्हें जानता ही कहाँ था। क्योंकि जब हम बाहरी रूप से किसी को देखते हैं तो एक्चुअल में उसको नहीं जानते। जब हम उसके दुख और सुख दोनों की यात्रा में चलते हैं तो उसको जानते। साथ चलते बीते कुछ वर्ष, फिर मैंने देखा अपने हाथ में तुम्हारा हाथ, अपने समय का इतिहास लिखते लिखते उभर आए थे उस पर शाही के निशान। मुझे अच्छे लगे थे वो निशान, हम और पास आ गए। फिर उस रात मिली थी तुम
उस बच्चे की स्लेट पे लिखती आ आ ई ऊ जो दिन में बीन रहा था कूड़े में जिंदगी। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में और भी निखर आया था तुम्हारा सौंदर्य। और अभी कल ही की तो बात है, मैंने देखा था तुम्हें आंगन की तुलसी से बतियाते हुए। कैसे बताऊं तुम कैसी लगती हो, मैं तो बस अचंभित देखता रह जाता हूं तुम्हें। तो एक जो बिंदु है जहाँ पे मेरा प्यार हुआ एक है, जी। उसमें क्या चीज़ें थी, उसका भौतिक सौंदर्य मुझे आकर्षित नहीं कर रहा था। जब वो उस दर्द को व्यक्त कर रही थी, लिख रही थी, तो लिखते लिखते हाथों में जो निशान पड़ रहे थे, उभर रहे थे, वो दर्द, वो निशान मुझे आकर्षित कर रहे थे। उसके बाद जब दूसरी बार मैंने और करीब उसके देखा, उसके जीवन का हिस्सा बना कि वो जो दिन में बच्चे सड़क पे बीनते थे, शाम को वो उनको पढ़ाती थी। तो उस दुनिया को बदलने की चाहना को मैंने देख के मेरा प्यार और प्रबल हुआ। ये सब सत्य घटनाओं पर आधारित है। ये मेरे जीवन और मेरी वाइफ की जीवन की घटना है, क्योंकि वो एक पत्रकार थी और जो उनकी संवेदनशीलता थी वो है। तो क्योंकि ये इसी को हम आगे बात बढ़ाते हुए दो बिंदुओं पर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि पेज नंबर 133 पर एक कविता है, जब उसको प्रेम हुआ, है ना। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये कविताएं जो प्रेमा भाव के शीर्षकों पर लिखी गई है, इस किताब में मिलती है, इनका जो है समय क्या रहा होगा, कि किस उम्र के जो है पड़ाव थे जबकि ये घटनाएं हैं। और दूसरी बात हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि जैसा कि आपने कहा कि प्रेम एक बिंदु से शुरू होता है और फिर वो विस्तार लेता है, विस्तार पूरी दुनिया को समेट लेता है। जी बिल्कुल। लेकिन जैसे एक बिंदु से वो विस्तार ले रहा है, तो कई बार आजकल के प्यार में, आजकल के रिलेशनशिप्स में लोग कहते हैं कि कम्युनिकेशन बड़ा महत्वपूर्ण है, बातचीत बहुत ज़रूरी है, सम्मान इज्जत के अलावा आपके रिश्ते में बातचीत रेगुलरली होनी चाहिए। तो इस बात पर जब एक अभी कुछ दिन पहले एक रील में मैंने देखा कि एक आर्टिस्ट कह रहा है कि माँ उंगलियों से दबा दबा कर लंच बॉक्स में खाना भरती है, और माँ जब नहीं होती है तो ज़्यादा बातें करती है। तो बतियाना, बातचीत करना, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। और आपकी एक कविता भी है, क्योंकि पेज नंबर 107 पर बतियाना। तो इन दोनों विषयों पर बात करिए। देखिए, जब उसे प्रेम हुआ तो इसमें बिल्कुल सिंपल सी बात मैंने कही है। जब उसे प्रेम हुआ उसने उसका भौतिक रूप नहीं देखा था, उसकी ऊंचाई नहीं देखी थी, है उसने देखी थी उसकी कौतूहल भरी उसकी आंखें और निश्चल हंसी, कि दुनिया को देखने का उसका जो अलग नज़रिया था वो उसको आकर्षित करता था। और विसंगतियों में भी वो हंस लेती थी, ये उसको आकर्षित करती थी। जब उसे प्रेम हुआ, उसने नहीं पूछा था उसका नाम, बस देखा था उसका एक टक फूल। उसने उसका नाम नहीं पूछा, उसकी भौतिकता से नहीं मतलब था, लेकिन उसका जो सामने पर्सन है, उसका सौंदर्य बोध जो था जी है, वो उसको आकर्षित करता था। एक टक वो फूलों को देखना, सर्दियों की धूप में अलसाते हुए स्वेटर बुनना, रात किसी तारे को अंबर से उतार समेट लेना बंद आँखों में, ये सब उसको उसका सौंदर्य बोध और उसकी सहजता उसको आकर्षित करती थी। जब उससे प्रेम हुआ, उसने नहीं जाना उसका घर गांव या देश, उसने जाति पाति घर गांव देश कुछ नहीं जाना। जब उसे प्रेम हुआ, वो इन सबसे अलग वो उसकी तरफ आकर्षित हुआ। जब उसने कहा मैं प्रेम करता हूँ, और जब उसने इतनी चीज़ें अपने अंदर महसूस की, तो उसने कहा कि मैं प्रेम करता हूँ। तो जैसे उसने कहा तो उसको लगा सृष्टि का सारा सौंदर्य और कोमलता उसके अंदर घनीभूत हो गई है, उतर आई है। जब उसे प्रेम हुआ, जब उसने कहा मैं प्रेम करता हूँ, तो ये कविता है, प्रेम की कविता है। और प्रेम कैसे आपको विस्तार देता है जी। हमारी हर कविता में प्रेम का स्थूल रूप नहीं, उसको विस्तार देता हुआ मिलेगा आपको, कहीं सीधे सीधा ये नहीं मिलेगा। 107 पे जो बतियाने के विषय में जो बात मैंने कही, उसकी क्या आवश्यकता महती रहती है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी कविता है, हर युवक को, हर युवती को अच्छी लगेगी। इसमें बहुत छोटी सी बात है, जिससे आप मोहब्बत करते हैं उससे लगातार बात करना आपको अच्छा लगता है, भले ही वो बातें आप कितनी बार रिपीट कर चुके हों, हैं। तो इसमें वही बहुत छोटी सी कविता है, लेकिन
प्रेम की तरलता इसमें बहुत ज़्यादा है। कविता का शीर्षक है बतियाना। सोचा फिर बातें करूं, फिर सोचा फिर बातें करूं तुमसे, वो बातें जो तुम जानती हो, और सुनूं वो सब जो जानता हूं मैं, क्योंकि अच्छा लगता है तुमसे बतियाना। जी। तो जितनी बार भी भले ही वही बातें हों, लेकिन रोज मिलते हैं, रोज वही बातें करते हैं। और हमें भी आपसे बतियाना बड़ा अच्छा लग रहा है, हो सकता है दर्शकों को भी आपकी बात, आपकी भावनाएं, आपकी रचनाएं अच्छी लगें। लेकिन हम इसी जो है आपकी जो चिट्ठियाँ नामक पुस्तक है, इसमें एक नज़र हमारी पड़ी पेज नंबर 160 पे। जो है पेज नंबर 160 को जब देखते हैं तो सबसे छोटी कविता अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम से आपका क्या नाता है? और ये बड़ी सबसे छोटी कविता जो है इस किताब की 2.5 शब्दों 2.5 लाइनों की है, हाँ, इसका क्या अर्थ है? 12वीं क्लास में मैंने अमिताभ प्रीतम की कागज पे कैनवस पढ़ी थी, जी। है? जी। तो उसके बाद आँख के फूल, 5 बरस लंबी सड़क, उनके उपन्यास पढ़े। कागज पे कैनवस उनका कविता संग्रह है, जिसमें एक तरफ देवनागरी लिपि में पंजाबी में लिखी हुई है और दूसरी तरफ उसका हिंदी वर्जन है, लिपि देवनागरी है। तो अमृता प्रीतम ने उस काल में मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, और ये तभी, और मुझे सबसे पहली मोहब्बत जो हुई वो अमृता प्रीतम से हुई, और उस मोहब्बत की कविता है ये। अमृता प्रीतम की दर्द से लबालब भरा प्याला जो छलकता तो है। एक प्याला है जो दर्द से लबालब भरा हुआ है, जो हर बार छलकता है। जब छलकता है तो कविताएं निकलती हैं, कहानियाँ निकलती हैं, उपन्यास निकलते हैं। दर्द से लबालब भरा प्याला जो छलकता तो है पर रीतता नहीं, लेकिन कभी खाली नहीं होता। हर रोज मतलब कि उसका वो उतना ही भर जाता है। और वो क्योंकि अमृता प्रीतम ने बहुत लिखा है, जी। और मतलब कि ये मेरे शुरुआत के जो पढ़ने जिनको मैंने पढ़ा है उनमें अमृता प्रीतम है। और इन्होंने मुझे, इनकी 5 बरस लंबी सड़क एक संकलन है, उसने भी मुझे काफ़ी प्रभावित किया। और कविताओं में तो पहला प्रेम अमृता प्रीतम से रहा। अमृता प्रीतम। कितने प्रेम रहे जीवन में? आखिरी तो समाज जान ही रहा है, पहला आपने बता दिया मैं है। बता दूं, अनंत प्रेम, मतलब मैं केवल प्रेम करता हूँ और कुछ नहीं आता मुझे। जी। प्रेम करता हूँ शब्दों से, प्रेम करता हूँ कहानियों से, प्रेम करता हूँ उसके पात्रों से, प्रेम करता हूँ नाटक से, प्रेम करता हूँ कहानियों से, हैं। और वो प्रेमी है जो मुझे कविता लिखाता है, जो किसी के दुख में मेरी आंखों में आंसू ले आता है। मेरा मानना, हर कहानी एक आंसू से पैदा होती है। और सौंदर्य प्रेम के अलावा मेरे ख्याल दुनिया में है भी क्या? जी। प्रेम ही तो है सब कुछ। हम तुमसे प्रेम करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, और तभी दुनिया सुंदर होती है। जितनी नफरत बढ़ेगी तो उतना खराब होगी दुनिया। दुख होता है जब कहीं पे कोई नफरत का संवाद सुनाई देता है, बहुत बहुत दुख होता है। कैसी दुनिया हो रही है जो नफरत के बीज बो रही है। तो दुनिया की नफरत को कुछ कम करती, अपने हिस्से की दुनिया की नफरतों को कुछ कम करती, तमाम चिट्ठियों के जज्बातों को समेटे ये किताब चिट्ठियाँ। दर्शक जो हमारे देख रहे हैं और जो हो सकता है आपके पाठक बने, वो कैसे इस किताब को प्राप्त कर सकते हैं? अमेजॉन पे है ये, उस पर अमेजॉन से आराम से मिल सकती है। जी। इसको छापा है न्यू वर्ड पब्लिकेशन ने। पाठकों या से अब तक या अगर किसी को चाहिए तो मेरा नंबर, फ़ोन नंबर ले ले। आप बोल दें। हाँ, मैं बोल देता हूँ, अगर 94 जी। 150 41442। लेकिन इस वक्त अमेजॉन में जी। ये डिस्काउंट पे है, लगभग 250 के लगभग मिल जाएगी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। जी। तो दर्शकों, आपने देखा कि जब एक प्रेमी
पत्रकार भी होता है तो वो किस तरीके से जुग्गन को अपनी कविताओं में ढाल लेता है, वो क्या नज़रिया रखता है। ये इस किताब में तमाम जज्बात हैं और तमाम समसामयिक विषयों को कविता में ढाला गया है, क्योंकि ये किताब सिर्फ किसी एक रस में नहीं लिखी गई है। ये किताब एक पत्रकार द्वारा लिखी गई है, तो समसामयिक मसलों को भी काव्य में अलग अलग बुनियादी तौर पर डाला गया, चाहे वो प्रेम के हों, चाहे वो जो है चौंका देने वाली घटनाएं जो होती हैं समाज में, उन पर भी आपने लिखा है। आप बीइंग अ पत्रकार जुग्गन को भी कविता में ले आते हैं और प्रेम की बात तो आप करते ही हैं। तो हम दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि इस किताब में जितने भी चैप्टर्स हैं, जितनी भी रचनाएं हैं, उनके पीछे एक बड़ी भूमिका है और तमाम जज्बातों का संकलन इन रचनाओं में किया गया है। और इस कार्यक्रम का अंत भी हम इसी बात से करना चाहेंगे, क्योंकि कार्यक्रम का अंत है लेकिन ये रचना आपकी किताब की सबसे पहली है, जो ये दिखाती है कि बहुत कुछ जो है आपने समेटा है इसमें। और वो यही है, आपकी पंक्ति है कि थोड़ा सा बोलने के पहले मैं इकट्ठा करता हूँ बहुत सारा मौन। तो तमाम मौन को आपने शब्दों में पिरोया है और उस किताब के रूप में वो अब पाठकों के सामने है। तो पाठकों की प्रतिक्रिया कैसी होती है उसका हम इंतजार करेंगे, और आपने अपना संपर्क भी साझा कर दिया है तो ज़रूर आपके पास भी प्रतिक्रिया पहुँचेगी। आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।